हम्म। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन मेरी आवाज क्लियर है? ओके। अच्छा जी। तो लास्ट क्लास में हमने अपना F10 का स्टार्ट किया कोर्स, और पहली क्लास उसकी हुई थी जिसमें हमने कुछ बेसिक स्टफ पे बात की थी, कुछ कोर्स आउटलाइन पे बात की थी, कुछ पेपर पे बात की थी कि पेपर कैसे एग्जामिनर ले रहा है, किस जगह पर क्या पूछ रहा है। ये सब चीजें लास्ट क्लास में हमने की थी, और फिर हमने आपसे पेपर के कुछ मेन एरियाज, 6 एरियाज डिस्कस किए थे जो पेपर में एग्जामिनर पूछ रहा है। और हमने कहा था कि पहला एरिया जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, इंशाल्लाह इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक हो गया। तो सर जी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है। आपको लास्ट क्लास में भी मैं इसकी इंपॉर्टेंस का बता चुका हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर से आपका पेपर एटलीस्ट 30 मार्क्स का बनना है। ठीक है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सर सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप जब इसको F9 की अपनी प्लान की स्टडी टेक्स्ट में देखेंगे तो वहां पर भी इसके 5-6 चैप्टर्स आपको सिर्फ इस चैप्टर के मिल जाएंगे। ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसको कवर करना है। फिर वही बात कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो डिसीजन मेकिंग आपके हर स्टेप पे शामिल है। तो और आपने ACCA में सिर्फ इसी पेपर में सब पढ़ना है। उसके बाद आगे AFM आप लेते नहीं लेते वो एक अलग बात है। तो यहाँ तक आपने सब कुछ इसी में पढ़ना है, इसीलिए बहुत डिटेल मौजूद है। और इसके ऊपर ही 5-6 चैप्टर बना दिए गए हैं। ठीक है। सर इसको हर एंगल से कवर करना है। यहाँ पर इन्फ्लेशन देखनी है, टैक्सेशन की ट्रीटमेंट देखने, बहुत सारी चीजें देखनी है। सर बिल्कुल मैं स्क्रैच से बात शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले याद रखें कि जब भी जहन में वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट का, तो सर ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लें। इन्वेस्टमेंट का मतलब, जब हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। आपसे रिसोर्स का आउटफ्लो हो और इस इंटेंशन के साथ हो कि आप इससे क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। आपसे इकोनॉमिक रिसोर्स का आउटफ्लो हुआ, आपकी नीयत ये थी कि मैं क्या कमाऊंगा, डिविडेंड कमाऊंगा। क्या कमाऊंगा? हाँ जी, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक शेयर होल्डर क्या क्या कमाता है मिस। अपने एक शेयर होल्डर कंपनी से क्या क्या अर्न कर रहा होता है अपनी शेयर से। शाबाश। ठीक है। वेरी गुड। तो उसने जो शेयर्स खरीदे, तो उसकी तरफ से वो इन्वेस्टमेंट हो गया, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स हुआ, और उसके पीछे इंटेंशन क्या थी कि वो इस आउटफ्लो के बाद क्या कमाएगा, रिटर्न कमाएगा। और रिटर्न यहाँ पर क्या है, डिविडेंड है। जैसे आप बैंक में पैसा रखवा दें, सूद कमाए। ठीक है। तो सर सबसे पहले वर्ड हो गया इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा वर्ड लगा हुआ है साथ, अप्रेजल। और आप लोग जानते हैं कि अप्रेजल हर साल पे हो रहा होता है, डिफरेंट चीजें हो रही होती है। ठीक है। ठीक है। अब अप्रेजल क्या करना है? ठीक है। अप्रेजल का मतलब ये कि सर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि मैं यहां भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यहां भी कर सकता हूँ, यहां भी कर सकता हूँ, यहां भी कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू गो। आप अप्रेज ये करते हैं कि आया मुझे यहां लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो करनी है, डिसीजन ले लिया आपने। आपको याद है लास्ट क्लास में 3 डिसीजन में बात की थी, है ना, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजन। तो अब हम सेकंड डिसीजन में बात करें। इन्वेस्टमेंट तो करनी है, इसका पिछला स्टेप और क्या है वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि फाइनेंस कैसे अरेंज होगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, वो वहां पढ़ेंगे। अभी बस ये है कि फाइनेंस अरेंज हुआ हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। अब करनी कहाँ है, इसके लिए अप्रेजल करते हैं कि कहाँ से मैं अपने इस अवेलेबल फाइनेंस से सबसे ज्यादा कमा सकता हूँ। देखो याद रखो, फाइनेंस चैप्टर पूरे सब्जेक्ट का आपका नाम क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में मैंने मैनेजमेंट का मतलब बताया था कि आप सही चीज को सही जगह पुट करें, ये है मैनेजमेंट। तो यहां पर याद रखें, ये जो फाइनेंस है, इस पैसे को मैं कहां पोस्ट करूं, कहां इन्वेस्ट करूं कि जिससे मैं सबसे ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकूं। तो अप्रेजल मुझे ये करना है। तो ये चैप्टर, जो टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स विद द इंटेंशन टू अर्न रिटर्न। और अप्रेजल का मतलब है कि मैं चेक करूंगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे अप्रेजल होता है एम्प्लॉइज का, पूरी साल परफॉर्मेंस का अप्रेज करते हैं, चेकआउट करते हैं कि इस एम्प्लॉय ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंसेंटिव मिलता है।
ठीक है। इसी तरीके से मैं हर इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करूंगा और वहीं पर जिधर मुझे नजर आएगा कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा कमा रहा हूं, सर मैं वहीं पे क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। अब जरा जो है वो इससे पीछे एक स्टेप में जा रहा हूं। देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट हमेशा स्पेयर अमाउंट से की जाती है, सेविंग से की जाती है। इन्वेस्टमेंट हमेशा कहां से की जाती है, सेविंग से, स्पेयर अमाउंट से। भाई सिंपल याद रखें, आपके घर का खर्चा महीने का 50,000 रुपये, अब आपके पास पड़े हुए ही 1,00,000 रुपए हैं, आप पूरे लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपको पता है कि मुझे घर भी तो चलाना है 50,000 में, तो बचे कितने स्पेयर में, 50। इन्वेस्टमेंट सिर्फ उससे हो सकती है। पहली बात तो जहन में रखें कि इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बी डन बाय स्पेयर और फ्रॉम सेविंग्स। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अच्छा, कंपनी भी यही करती है। कंपनी जब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती है तो कंपनी क्या करती है, अपने फाइनेंस के हेड को बुला लेती है, उसको बोलती है बताओ भाई कितना पैसा पड़ा है बैंक में हमारा। वो बोलता है सर $10 मिलियन पड़ा हुआ। ठीक है, आपने कहा ठीक है। आपने कहा हमारा वर्किंग कैपिटल कितना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए डेली बेसिस पे जो पैसा चाहिए आपको। उसने कहा सर सालाना वर्किंग कैपिटल है हमारा जो है ना वो तकरीबन $5 मिलियन है। बोला अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खेल सकता हूँ सिर्फ $5 मिलियन में। 10 मिलियन है, 5 मिलियन तो वर्किंग कैपिटल है, उसको मैं छेड़ सकता, क्योंकि मैं अपना घर बंद नहीं कर सकता। मैं बिजनेस, नई इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद कर सकता नहीं। सही है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को हमेशा जब भी करना है, उसके लिए एक सेपरेट अमाउंट को एलोकेट किया जाए, जो कि स्पेयर अमाउंट होगा, सेविंग्स होंगी, जिसका आपके वर्किंग कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं हो। सही है सर। चले, तो एक बात तो मैंने ये समझ ली कि पैसा जब हो भी, उसमें भी ख्याल रखना है इस बात का कि वो वर्किंग कैपिटल का पैसा ना हो, वो सेविंग्स हो, स्पेयर अमाउंट। ठीक है, तो सर ये है इस टॉपिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब मुझे यहां पर लेना है डिसीजन। क्या लेना है, डिसीजन, कि मुझे पहली डिसीजन तो ये लेनी है इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। दूसरा डिसीजन लेना है कहाँ करनी है। तो इसीलिए आप देखिए, घर से निकले, अब यहां तक पहुंचे, आप हर लम्हा डिसीजन लेते हैं कि मैं क्या पहनूं, ये भी एक डिसीजन है। मैं क्या खाऊं, ये भी एक डिसीजन है। मैं किस रास्ते से जाऊं, ये भी एक डिसीजन है। आप कदम कदम पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहां पर भी आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, पहली। दूसरा डिसीजन क्या होगा, कहां करूं, किस अमाउंट से करूं, कितना करूं, ये सब डिसीजंस आपने लेने हैं। ठीक है, अब इसको मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। सर डिसीजन मेकिंग हम आज करते हैं और उसके इफेक्ट्स सालों तक आते हैं। डिसीजन मेकिंग हम आज करते हैं, ईयर 0 पे करते हैं, ईयर 0 का मतलब आज, और उसके इफेक्ट्स हम सालों तक देखते हैं। जैसे कि आपने आज डिसीजन लिया कि हाँ ये प्लांट हमें इंसर्ट करना चाहिए, ये प्लांट इंस्टॉल करना चाहिए नहीं, ये आपने आज डिसीजन लिया। फिर आपको पता चला इस प्लांट की लाइफ 5 साल है, यानी कि ये मुझे कमा के देगा 5 सालों तक। तो आज जो डिसीजन लोगे उसके इफेक्ट 5 सालों तक आएंगे। सही है ना। तो इसीलिए मसला पता है क्या आया, मसला ये आया कि एक बंदे ने आपको ऑफर दी, बोला भाई 10 लाख रुपए लगाओ, हर साल में आपको इतने लाख रुपए दूंगा, हर साल दूंगा। कितने सालों तक देगा, उसने कहा 5 सालों तक दूंगा। अब मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि यार मैं डिसीजन आज लूंगा, मुझे आज का रिटर्न बताओ, ताकि मैं कंपेयर करके सोचूं कि यस मुझे इस इन्वेस्टमेंट को करना है या नहीं करना। ठीक है, मुझे डिसीजन आज लेना है, तो फिर याद रखो मुझे हर वैल्यू आज की चाहिए। 5 सालों तक तुम मुझे क्या दोगे, ठीक है तुमने मुझे बता दिया, लेकिन वो अमाउंट मेरे लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। सर मैं डिसीजन आज ले रहा हूं, मैं 5 लाख तुम्हें आज दूंगा, तो जब मैं तुम्हें आज 5 लाख रुपए दूंगा, तो मुझे जो रिटर्न तुम दोगे इस 5 लाख का, वो भी मैं आज की टर्म में ही मेजर करना चाहूंगा। तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, हम ईयर 0 पे, ये डिसीजन पॉइंट है मेरा, जहां मैं खड़ा हूं ये मेरा डिसीजन पॉइंट है। यहां मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। तो सर रिटर्न मिलेंगे मुझे फ्यूचर में, फॉर एग्जाम्पल 20 सालों तक मिलेगा। सर मैंने 20 साल देखे ही नहीं है, मैंने अगला साल नहीं देखा, 20 साल किसने देखे।
मुझे डिसीजन आज लेना है, तो अब क्या होगा, मैं आज जो मेरे 5 लाख रुपए की वैल्यू है उसको बोलता हूँ 5 लाख के बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू है ना। लेकिन जो पैसे मुझे फ्यूचर में मिलेंगे तो फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो उनको भी मैं क्या करूंगा, फिर डिस्काउंटिंग करूंगा। क्या करूंगा, हाँ, दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक कंपाउंडिंग होता है और एक डिस्काउंटिंग होता है। तो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में मिलने वाला इनफ्लो को आज के दिन कन्वर्ट करना, राइट। तो सर मैं सारे इनफ्लोज को, जो भी पैसा मुझे इस इन्वेस्टमेंट के बाद मिलेगा, मैं सारे इनफ्लोज को आज की वैल्यू पे डिस्काउंट करूंगा और फिर इन सबको टोटल करके मेजर करूंगा कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग को बहुत ज्यादा हम यहाँ यूज कर रहे होंगे, बार बार यूज कर रहे होंगे, इसलिए वर्ड पहले से समझा दिया हमने कि फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का नाम क्या है, डिस्काउंट। और कंपाउंडिंग इसका ऑपोजिट है, ठीक है। चलें पहले इस स्लाइड को लिख लें। अगर मैं आगे से पीछे आ रहा हूं तो डिस्काउंटिंग, यहां से आगे जा रहा हूं तो कंपाउंडिंग। इसको लिख लें, यहीं से बात शुरू करूंगा आगे, नेक्स्ट स्लाइड से। वापस से आ रहा हूं। जल्दी से कॉपी करो स्लाइड। अच्छा बेटा बताते हैं, जरा कॉपी कर लो। जी जी बताते हैं, आप कॉपी कर लें, बताते हैं। नहीं, डिसीजन मेकिंग अप्रेजल के अंदर एक टॉपिक है, समझे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पहली हेडिंग आ जाएगी उसके अंदर, हाँ। कंपाउंडिंग। डन। चल
अब सर डिसीजन मेकिंग जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, हमारे इस कोर्स में जो F9 का कोर्स है सर, इसमें लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चले तो सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए ही हमने इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, अप्रेज करना है। ठीक है, चले तो इसको लिख लें, यहीं से बात शुरू करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है। चलिए, अब सर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर दो तरह की चॉइसेस मुझे मिल सकती हैं। एक कहलाएगी स्क्रीनिंग और दूसरी क्या कहला रही है, प्रेफरेंस डिसीजन मेकिंग। सर स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, और मुझे उस पर डिसाइड करना है कि आइदर आई विल गो विद इन्वेस्टमेंट और नॉट। देखिए प्रेफरेंस डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि मेरे पास डिफरेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मौजूद है, उनमें से मैंने एक को सिलेक्ट करना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। द फर्स्ट वन इज सिंगल प्रोजेक्ट, द सेकंड वन इज सेलेक्ट फ्रॉम गिवन ऑप्शन। इसको हम कहते हैं प्रेफरेंस डिसीजन मेकिंग, और उसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग में क्या करेंगे, एक ही प्रोजेक्ट गिवन होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि यस और नो। यहाँ पे होगा एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, जैसे 3 प्रोजेक्ट्स हैं ए बी और सी, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंस डिसीजन मेकिंग। लिख लें इसको। ओके, अब सर सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, चाहे सिंगल प्रोजेक्ट हो, चाहे प्रेफरेंस डिसीजन मेकिंग हो, मुझे बहरहाल अब प्रोजेक्ट को चेक तो करना ही है, अप्रेस करना ही है कि आया मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, या मुझे इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। तो इसीलिए सर अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ऐसे टूल्स पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करने में, चेकआउट करने में। ठीक है, कि भाई आया आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अच्छा, अब इसमें टूल्स में दो तरह के टूल्स हो सकते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं, और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। क्या लिखा हुआ, कंसीडरिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और नॉट कंसीडरिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया।
जो कंसीडर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को, वो आ रहा है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और डिस्काउंटेड पेबैक। ये वो 3 टूल्स हैं जो आपकी ऐसे टूल्स हैं अप्रेजल के जो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं, जबकि ये जो 2 टूल्स हैं ये प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, सिंपल पेबैक और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। लिख लें इसको। डन, चलिए। ठीक। चलिए, अब सर हम आपको इन्वेस्टमेंट को जब भी अप्रेस करना है उसके कुछ स्टेप लिखवा रहे हैं कि सर उन स्टेप्स की मदद से आपने अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि वो आपके लिए आसान हो और आपको कंस्ट्रक्टिवली पता हो कि किस स्टेप पे मुझे क्या करना है, ठीक है। सर, स्टेप फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। चलिए यहां देखें सर गौर से। सबसे पहले जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको याद होगा हमने आपसे अभी कहा था कि यू मस्ट हैव फंड्स एंड फंड्स मस्ट बी स्पेयर, ठीक है, स्पेयर फंड्स होने चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, उसी में से इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप प्रोजेक्ट करते हो या फोरकास्ट करते हो अपने फंड्स को। सर, फोरकास्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल। यहां भी कॉपी नहीं करेंगे, देखते रहे। सबसे पहले ये क्या टाइम हो रहा है, बैठ जा। अच्छा जी, तो पहला स्टेप क्या करना है आपने,
फोरकास्ट करना है कि हाउ मच अमाउंट नीडेड फॉर अप्रेजल, अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। और फिर वही बात ध्यान में रखनी है कि ये स्पेयर अमाउंट होगा, ठीक है, इसका कोई वर्किंग कैपिटल से ताल्लुक नहीं होगा। तो फोरकास्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल, सबसे पहले आपने फोरकास्ट कर लिया कि मुझे कितना पैसा चाहिए। ओके हो गया। जैसे ही फोरकास्ट हुआ तो अगला स्टेप पता है क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे। अब चूंकि पैसा अरेंज हो गया, पैसा सेटिस्फाइड हो गया, अब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं ऑल अवेलेबल प्रोजेक्ट्स, ऑल अवेलेबल और सुटेबल, साइलेंट करो भाई, आइडेंटिफाई ऑल अवेलेबल और सुटेबल प्रोजेक्ट। सर क्या मतलब, पैसा आ गया, फोरकास्ट की रिक्वायर्ड कैपिटल को आपने बता दिया, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन चाहिए, आपने उसको अलग कर लिया। अब इस 10 मिलियन में, क्योंकि सर सुटेबल का वर्ड क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे, सुने, मैं सारे प्रोजेक्ट्स मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, कुछ ही प्रोजेक्ट्स मेरे लिए रेलेवेंट है। वो क्यों? क्योंकि वो मेरे विद इन कैपिटल गिर रहे हैं। अब मेरे पास 10 मिलियन है और मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूँ 50 मिलियन वाले, वाह, तो वो मेरे लिए रेलेवेंट, इसीलिए वर्ड यूज किया गया अवेलेबल भी हो और सुटेबल भी हो। अवेलेबल से मुराद है कि अभी भी ऑप्शन हो इन्वेस्टमेंट का, और सुटेबल से मुराद क्या है कि मेरा जो रिक्वायर्ड ऊपर अमाउंट है मेरे पास, उसके अंदर ये काम हो जाए। 10 मिलियन डॉलर की ही इन्वेस्टमेंट के अंदर अंदर के प्रोजेक्ट्स मुझे देखने हैं। तो जैसे ही मैं आइडेंटिफाई करूंगा अवेलेबल सुटेबल प्रोजेक्ट्स, उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट द बेस्ट वन, तो उनमें से सबसे बेस्ट होगा उसको मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है सर, अजान हो रही है। ओके, अच्छा, इसमें ज्यादा बेहतर ये होगा, इसको यूं करना है,
चलो, एक स्टेप मैंने ऐड किया इसमें, ये और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए सुने, सबसे पहले आपने फोरकास्ट कर लिया कैपिटल, कितना पैसा मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जितना वो जो आपने अपने मैनेजर को बुलाया ना, उससे पूछा आपने कि भाई कितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसने कहा फॉर एग्जांपल 30 मिलियन पड़ा हुआ है। आपने कहा भाई हमें वर्किंग कैपिटल और आने वाले टाइम में कितना चाहिए, उस पैसे को अलग कर दो। उसने बोला सर 20 मिलियन के करीब चाहिए होगा। बोला ठीक है, इस 20 मिलियन को अलग कर दो। अब स्पेयर कैपिटल कितना बचा, 10 मिलियन, उससे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो फोरकास्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल प्लस सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई ऑल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल एंड सुटेबल। जितने भी प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसको मैंने सेट असाइड कर दिया। अब उसके बाद उन सबको मुझे चेक करना है, ये पॉइंट ज्यादा बेहतर है। चेक ऑल दी प्रोजेक्ट्स। कभी कभी ऐसा हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में पता चलता है भाई यार एक और प्रोजेक्ट भी तो था, उसमें ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखा गया, चेक ऑल दी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आपने सारे प्रोजेक्ट्स को चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट दी बेस्ट वन। भाई मैं कैसे बेस्ट वन सिलेक्ट करूंगा, अंडरस्टूड सी बात है, पहले चेक करूंगा ना। ठीक है, मुझे क्या पता जो मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट निकाले में बेस्ट कौन सा है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट चेक दी ऑल अवेलेबल प्रोजेक्ट्स, देन सिलेक्ट द बेस्ट वन। और लास्ट, ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट और इन्वेस्ट कर दिया और बस आप भूल गए फिर। ऐसा नहीं करना। आखिरी स्टेप में आपसे कह रहा है कि मॉनिटरिंग भी करते रहो, मॉनिटरिंग दी प्रोजेक्ट्स पीरियोडिकली। सर ये मॉनिटर मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए मॉनिटर कर रहा हूँ कि मैंने जब ईयर 0 पर बैठ के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रखी थी इन्वेस्टमेंट करते वक्त, क्या वो चीजें वैसी अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही हैं या नहीं। जैसे मुझसे कहा गया था कि आपको हर साल जो है ना वो आपके 10,000 यूनिट बिकेंगे, ये मशीन आप लगा लें कि 10,000 यूनिट बनाएगी और 10,000 यूनिट बिकेंगे। क्या वाकई ऐसा हो रहा है। मैं इस चीज को भी मॉनिटर करूंगा कि जो ईयर 0 पे बैठकर मैंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजन लेते हुए चीजें ध्यान में रखी थी कि ये चीज ऐसे 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 होंगी आगे, क्या वो चीजें वैसे ही हो रही हैं या नहीं। तो मॉनिटर दी प्रोजेक्ट्स पीरियोडिकली। आपने जो इन्वेस्ट कर दिया है उसको आपने पीरियोडिकली मॉनिटर भी करना है, ताकि अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेना हो तो वो इंस्टेंटली लिया जाए, लेट ना हो जाए। ठीक है सर, ये स्टेप कॉपी होगा, हटा दूं। अबे यार हमने एक इसलिए चलाया था पीछे वाला कि बस, ओहो ये इतने अच्छे एसी नहीं है, इसको या तो बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। नहीं रिमोट है, ऐसा नहीं है। अच्छे एसी, बहुत अच्छे एसी। ये आप देखें ना, ये मिस्टूबिशी के कितने पुराने एसी, आप नया एसी लें बहुत मुश्किल से 1 साल चलता है वो। ठीक है, तो इन एसी की बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मैंने जितने इदारों में देखा ये लगे हुए, देखे आईसीएमए के अंदर भी ये लगे हुए हैं, यहाँ भी हैं। और आप देखें इसका कलर कैसा हो गया, लेकिन अलहमदुलिल्लाह कूलिंग इसकी अभी भी जो है वो बहुत अच्छी है। तो वो एक है। अरे असल में इसका ना, यार एक काम करो, तेरा तो हाथ बड़ा खत भी साने जाएगा, वो उसको नीचे गिरा दे बस ब्रेकर। बस, चलो हटा दूं। लिख लिया, अच्छा ये रहा ये रहा। नहीं नहीं, लिखो लिखो लिखो। पिक्चर ही, तुम लोग पिक्चर बड़ी जल्दी लेते हो चीजों की।
चलिए, अब सर हम अपना पहला टूल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके पास लिखा हुआ है, जो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। और यूं समझें कि ये तो कुछ भी हो जाए, लास्ट टाइम में भी इसका सवाल आया हुआ है, 11 मार्क का पूछा हुआ पेपर में। ठीक है, तो इसलिए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बड़ी गौर से पढ़ना है इसको, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टूल है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टूल है। अब पहले तो जरा इसकी थीम को समझ लेते हैं। नेट क्यों बोलते हैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, और इसकी हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, जरा प्लीज देखिएगा यहाँ। देखो, तुम आज एक आउटफ्लो करने जा रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तुमने बोला अच्छी, आज इन्वेस्टमेंट करूंगा $5 लाख की, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट, और आपको इस इन्वेस्टमेंट के बाद हर साल कुछ ना कुछ इनफ्लो मिलता रहेगा, ऐसे ही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन की थी कि चूंकि मैं डिसीजन आज ले रहा हूं, तो मुझे हर चीज आज की टर्म में चाहिए, और ये मुझसे कह रहे हैं कि आपको हर साल इतने पैसे मिलेंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो हर साल पैसे मिलेंगे उसको डिस्काउंटिंग करके आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करूंगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहूंगा मैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू। तो सर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। मुझे 10 साल तक फॉर एग्जांपल 50-50 हजार रुपये मिलते रहेंगे, तो मुझे उन तमाम 10 सालों के 50,000 रुपये जो हर साल मिलेंगे, उसकी क्या निकालनी है, आज की प्रेजेंट वैल्यू। तो सर मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो गया, सुनना जरा। मेरी आज की जो अमाउंट है वो मैंने इन्वेस्ट करने हैं, कितने, 5 लाख। तो ये आज के 5 लाख जो इन्वेस्टमेंट में करने जा रहा हूँ, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी यही है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो यही हो गई, क्या ख्याल है। अब मुझे कंपेयर ये करना है कि जिस चीज में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, आज की टर्म में क्या वो इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल है या नहीं। कैसे पता लगेगा, सर वो जो सारे इनफ्लोज आपको मिलने वाले ना, उन सब की आप क्या निकाल लें, प्रेजेंट, और उनको आपस में ऐड कर लें। सही है, ऐड करने के बाद अगर तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू इस 5 लाख से ऊपर आ जाती है ना, आपने कहा यार जिस 5 लाख को मैं आज छोड़ूंगा, मुझे जिस चीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे उससे ऊपर वैल्यू दे रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू असल वैल्यू से ज्यादा होगी, 5-20 से असल वैल्यू ज्यादा होगी। तो फिर होगा ये सर कि आपको चूंकि एक्सिस प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है, आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है उससे ऊपर ही पैसा मिल रहा है, तो आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, हाँ कर देंगे, यस कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सर इसीलिए यहां देखिए अगर आप गौर से, तो उसने क्या लिखा, डिसीजन मेकिंग, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, यस एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एंड एनपीवी इफ नेगेटिव, नो डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो रीजन ये है कि सर मेरे पास जो आने वाला अमाउंट है वो चूंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, और जिसपे मैं सेक्रीफाइस करूंगा वो प्रेजेंट वैल्यू कम है। दोनों को प्रेजेंट वैल्यू को रखना है, तब जाके कम, जिसको हम कहते हैं, देखो आपने वेरिएंसेस में पढ़ा होगा कि सर ने आपको पढ़ाया होगा कि भाई जब भी स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करोगे, तो दोनों की बेसिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वरना आपका डिसीजन वेरिएंस एडवर्स है या फेवरेबल है, आप गलत डिसीजन लोगे। ठीक है, इसीलिए यहां पर भी याद रखें, चूंकि मैं डिसीजन आज ले रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू मेरी 5 लाख की आज है, तो मुझे कंपेयर करने के लिए भी प्रेजेंट वैल्यू ही चाहिए। तो जो फ्यूचर में इनफ्लोज आएंगे, मैं उनकी आज की क्या निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू, और फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करूंगा, दोनों लाइक टू लाइक कंपेरिजन करूंगा, फिर अपने डिसीजन लूंगा, यस या नो। लिख लें इसको।
डन। चलो अब सर इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहले हर टूल के हम पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, फिर उसका सवाल कर लेंगे, फिर इस तरीके से साथ साथ जरा कैलकुलेशन भी चलती रहेगी। हैंड आउट मैं जरा आपको दे देता हूँ, जब तक हम एक सवाल मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। जरा हैंड आउट कॉपी कराना मेरे जहन से निकल गया, मैं समझा मैं दे चुका हूँ, वो दूसरे हैंड आउट थे। तो मैं जब तक आपके सवाल भेज रहा हूँ आपके ग्रुप पे, तो व्हाट्सएप से देख लें जरा सवाल। व्हाट्सएप के पास ग्रुप है ना? हाँ जरा खोल लें। डेटा नहीं है इसके बारे में, शेयर कर लेना। मैं जब तक आप एक सवाल मैं करके आपको दूसरा दे दूंगा करने को, मैं जरा हैंड आउट ले आऊंगा, ठीक है? अच्छा जी। नहीं, भेज रहा हूँ। सर प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट फ्यूचर वैल्यू इन सबका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? है भाई? देख लें। हाँ लास्ट बैच को तो हमने पता नहीं कहाँ से शुरू किया था, मुझे याद आ रहा है मैंने शायद प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एन्युटी, इसके ऊपर 45 मिनट पढ़ाया था, मुझे अभी भी याद है। पता नहीं F2 कैसे पास करके आया बंदा, F5 भी हो जाता, कुछ लोग पढ़ के आते हैं F5 भी। तो सरप्राइजिंगली ये चीजें भी करनी पड़ती हैं इस पेपर में आके। सीरियसली मैंने पढ़ाया था और उस बच्चे ने बड़े मासूमान अंदाज में कहा था, सर वो अब याद नहीं, अब करवा दें, समझ में आ रहा है तो इन साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा। आज तक मेरी समझ में नहीं आया, तो ऐसे लिख के बोल देते हैं और फिर मासूम बन के काम हो जाता है। चले सर, सवाल आपके सामने आ रहा है, पहले मैं जरा सवाल समझा दूं। देखिए, जब भी हम एनपीवी का सवाल सॉल्व करेंगे ना सर, मैं इसका प्रोफार्मा समझा दूं आपको कि प्रोफार्मा होगा क्या। सबसे पहले आपके पास ईयर्स आएंगे, फिर आपके पास कैश फ्लोज आएंगे, फिर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा, और लास्ट में क्या आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी आपको कैलकुलेशन करके देता हूँ। ईयर का मतलब कौन से ईयर की आप बात करें, मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं उसको क्या बोलूंगा, ईयर 0। और मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल $1,00,000, तो चूंकि $1,00,000 का आउटफ्लो होगा तो मैं किस में दिखाऊंगा उसको, माइनस में। उसको छोड़ दे, मैं जनरल बात करूँ, ठीक है? जनरल मैं समझा दूंगा, सवाल आप करेंगे, ठीक है? अब आइए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप किसी रेट की मदद से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना सर। आपको याद होगा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला 1 + R⁻⁻n, ठीक है? ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फैक्टर है। किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, उस अमाउंट को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है? आ जानी है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? अब यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड बोलते हैं इसको, ठीक है? ज्यादा बेहतर है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, कि जिस रेट से आप उसको डिस्काउंट करेंगे, सही है? अब सवाल में ये गिवन होता है, सवाल में ये गिवन होता है। इंशाल्लाह जब आगे चल के पढ़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे ये कैसे सिलेक्ट करना है, अभी आपके लिए गिवन होगा सब कुछ, ठीक है? इस पे भी पूरा चैप्टर है अलग से। तो सर ये है रेट, ये है नंबर ऑफ पीरियड। अब एक बात आपको बेसिक पहले सर ने बता दी होगी, सर अगर ये ईयर्स हैं तो ये भी पर ईयर ही होगा। अगर ये जो एन है सेमी एनुअल है तो फिर रेट को भी सेमी एनुअल करना पड़ेगा। और रेट अगर नंबर ऑफ पीरियड जो है क्वार्टर में गिवन है तो फिर इस आर को भी आपको क्वार्टर पे लेना
पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ ये सब पुरानी नॉलेज है, मैं सिर्फ एक एहतियाती तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। पर तो आपको यहाँ पर एक रेट चाहिए और एक पीरियड चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरा पीरियड है 1 या 0 कर लेता हूँ, चलो। अब मैंने रखा 1+, अब आर यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10%, ठीक है, मुझे गिवन होगा सवाल। इधर देखें अभी, मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है, 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना। आइए करते हैं। 1+10% की पावर -0, जो भी यहाँ पे ईयर होगा उसको पावर में रख देना। जरा बताइए इस फैक्टर का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? चेक करें, 1 आ रहा है। क्यों 1 आएगा? क्योंकि सर जिस चीज की भी पावर 0 उसका आंसर 1 आना है, ठीक है। कभी भी मैथ्स का रूल है, 10 करोड़ रुपए उसकी पावर 0 कर दें, उसका आंसर 1 आना है। इसीलिए सर, अच्छा इसकी लॉजिक, ये मैथमेटिकल आंसर तो ये है, लॉजिकल आंसर ये सर, ये आ गया 1, तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू भी इसका 1,00,000। सही है, ये चीज क्लियर है। अच्छा अब मुझे निकालना है ईयर 1 का। मैं लेट सपोज कहता हूँ कि सर पहले साल मुझे इनफ्लो होने वाला है कितने का, 20,000। अब मुझे ईयर 1 का फैक्टर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो 1+ ये तो फिक्स ही रहेगा। अब -0 के बाद क्या हो जाएगा, -1, तो आंसर आ जाएगा कुछ 0.909 है। चल ये आपको याद ही हो जाएगा, अभी कुछ दिनों में सब याद हो जाएगा। 2-4 सवाल जब करेंगे ना, तबियत दुरुस्त हो जाएगी, फिर आपको खुद टिप्स पे आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब 20,000 को मैंने 0.909 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आ रहा है? जरा कैलकुलेटर पकड़ लें, और कैलकुलेटर लेके सब मोबाइल में लगे हो। 18181, ठीक, सही है सर। पहला इनफ्लो आ गया, इनफ्लो है तो पॉजिटिव में आ गया, सही है। फिर ईयर 2, अब इनफ्लो मिल रहा है आपको फॉर एग्जांपल 30,000 जी। अब मुझे ईयर 2 का फैक्टर निकालना है, तो सर 1+10% फिक्स रहेगा, अब -2 हो जाएगा जी। सही है, यही आ रहा है, चेक करें भाई। कैलकुलेटर लाजमी लेकर आओ, साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास मुझे नजर आना चाहिए नेक्स्ट क्लास से, मजाक की बात नहीं है ये। 0.826 क्या आ गया, सही है, 24,780, तीसरा साल, ठीक है। अब मुझे इनफ्लो मिल रहा है 60,000, तीसरे साल का फैक्टर निकाल लूंगा। ये -2 था, अब -3 कर लूंगा। अभी मैं आपको सर शॉर्ट टर्म भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी जरा तरीके से कर लें जी। हाँ तकरीबन 45,000 है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह -4 कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईयर 4 में मुझे मिल रहे हैं 80,000 रुपीज जी। फोर्थ ईयर का फैक्टर बताएं। अहमद आप हमारे साथ हैं ऑनलाइन? मल्टीप्लाई किया 80,000 से, तो जी सर यहीं पर ही हूँ। ठीक है बेटा, साथ साथ सॉल्व करना, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना जी। 5464, ठीक है। ये है पूरा। अब मेरे फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से माइनस करूंगा, तो सर मेरे पास क्या आ जाएगी, एनपीवी कितनी आ रही है? 42682 पॉजिटिव आ रही है। अच्छा सही है, तो 4 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सर मेरी एनपीवी पॉजिटिव आ गई, तो सर मुझे इस प्रोजेक्ट को, इनहेंसिंग प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मेरी वेल्थ ऑफ मनी, वेल्थ के अंदर एडिशन कर रहा है, कितने का, इतने का। क्या ख्याल है कि आज की टर्म में सब कुछ डिस्काउंटिंग करके आपने निकाला है, क्या ख्याल है? सही है। तो सर ये एग्जांपल मैंने कराई, अब आपके सवाल पे आएंगे। आप इसको चाहें तो लिखना, लिख लें जल्दी से जरा, लिख। मैं बता दूं, ये नहीं करना, देखो चलो
क्यों नहीं, 3 लाइनें छोड़ के क्या मिल जाएगा, जल्दी कर। जहन को जितना समझेगा ना बोझ, हर चीज बोझ लगने लग जाएगी। फिर चल के क्यों आ रहे हैं, ऑनलाइन ले लेगा सर, वो फिर ये ऑप्शन भी है। इसका कैश फ्लो, कैश फ्लोज। हाँ, पढ़ने सवाल अगर आप नहीं कर लिया तो। लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट दे चुका हूं मैं, ठीक है ना। हाँ तो देखिए गिवन है आपको 6%, यानी कि जो फाइनेंस आप लेकर आएंगी 25,000 का, ठीक है, उसको उसके ऊपर सूद पे करना होगा आपको 6%। थोड़ा सवाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट क्लास में, बेटा आपने पहली क्लास सुन ली। हाँ। सही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है 6%। तो ये पता है ना क्या है 6%। हर चीज का तुम लोग को पता होना चाहिए, सवाल में जो गिवन है उसकी रीजन के साथ कि ये क्यों गिवन है, इसका क्या लॉजिक है, ये होती क्या है। अब यहाँ पे जरा ये लिख लो, मैं सवाल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूं कर लो, बड़ा हो जाएगा। रोटेशन खोलिए। कैलकुलेटर, शाबाश। तुम लोग कैसे करोगे ये बताओ, इसमें पावर है कैसे लगाओगे। 10% ही गिवन है उसमें, 6% है उसमें बेटा। ये पकड़ा उसको, कैच करा उसको। फाइनल खेल लिया मैंने यार, फाइनल में आ गए, फाइनल पे। तो मेरी टीम फाइनल में पहुंची है, पहले इसको तो अप्रिशिएट कर। क्या नाम है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। 14 टीमों में से 2 टीमें बाहर निकली, ये क्या कम है। जी, अब सवाल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब देखें भाई सवाल को पहले। पाकिस्तानी कौम है, फौरन ठकाठक शुरू हो जाती है। सर सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ है कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। तो वर्ड लिखा हुआ है एस्टिमेटेड का सर, क्यों, क्योंकि अभी तो मैं खड़ा हूँ ईयर 0 पे, तो मुझे अभी नहीं पता कि एक्चुअल क्या मिलने वाला है, लेकिन एस्टिमेशन गिवन है सर। अब आ रहा है ईयर 0। ईयर 0 पे कह रहा है इन्वेस्टमेंट कितने की है, $25,000 की। भाई ये 25,000 कहीं ना कहीं से आएगा ना, ठीक है। आपको लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी बात की थी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे, तो या तो तुम उधार लोगे सूद के ऊपर, या तुम शेयर होल्डर से पैसा लोगे। दोनों सूरतों में उस पर कोई ना कोई कॉस्ट तुम्हें पेयर करना पड़ेगी, या तो डिविडेंड की कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट की कॉस्ट। तो सर नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6%, कह रहा है तुम 25,000 तुम्हें मिल जाएगा 6% सूद पे, ठीक है। तो यही मेरा आर हो गया, रेट हो गया, इसी से मैंने डिस्काउंटिंग करनी है। पहले साल का इनफ्लो आ रहा है 6,000, फिर 10,000, फिर 8,000, फिर 7,000। अब याद रखो कैश फ्लोज 2 तरह के होते हैं, दोनों लगे हुए इधर देखो, मिस इधर देखें। मैं इतनी तकलीफ कर रहा हूँ, आप लोग चाह रहे हैं अगर मैं डेप्थ में मैं आपको बता दूं, मैं आपका बिहेवियर देखूंगा, मैं वैसे पढ़ाना शुरू करूंगा। अगर आपको सिर्फ सवाल से मतलब है तो सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जरा सुन लें, देखो कैश फ्लोज 2 तरह के होते हैं, एक होता है इवन कैश फ्लोज, एक होते हैं अनइवन कैश फ्लोज। अगर आपको हर साल सेम सेम कैश फ्लोज मिल रहे हैं, इज कॉल्ड इवन कैश फ्लोज। और अगर हर साल अलग अलग कैश फ्लो, जैसे सवाल में गिवन है 6, 8, 10, 7, ठीक है, तो सर फिर इसको हम क्या कह रहे हैं, अनइवन। सर अगर इवन कैश फ्लोज होते तो मैं किस तरफ चला जाता,
एन्युटी की तरफ चला जाता है। किसकी तरफ जाता? एन्युटी याद है सर? नहीं याद है, शाबाश। एन्युटी क्या होती है? ये F2 पूछ रहा हूँ मैं आपसे, शायद M2 भी बता देते हैं अब तो ACC की। जी, एन्युटी की दो शर्तें होती हैं। एक ये कि हर साल यानी कि सेम टेन्योर पे सेम कैश फ्लो मिले, दिस इज कॉल्ड एन्युटी। हर साल का वर्ड मेरे मुंह से निकल रहा है 10,000, तो इसका मतलब है सर टेन्योर भी सेम है हर साल और अमाउंट भी सेम। तो अगर ऐसा हो सवाल में कि आपको हर साल या जो भी पीरियड गिवन है उस पर सेम अमाउंट मिल रही हो, तो वहां पर हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? एन्युटी का फैक्टर। अभी मैं लिखवा भी दूंगा वो कैसे निकलेगा। अभी सिंपल रख रहा हूँ चूंकि अनइवन कैश फ्लोज है, आपको ऐसे ही करना है जैसे आपको सिखाया है, ठीक है सर। सारे इनफ्लोज भी गिवन है, 6% पे आप वो निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इस चार्ट को कंप्लीट करके दें सवाल में जल्दी से, शाबाश। मैं इसके नीचे एक और सवाल भी भेज रहा हूँ, जब तक आप वो करें मैं हैंड आउट कॉपी करा लूँ। दूसरा भी भेज दिया। जी सर, दोनों होगा। क्या आंसर आ रहा है एनपीवी? पहले का क्या आ रहा है? 1804 सबका ही आ रहा है। खैर है, वो नंबर और डिजिट उसका पॉइंट्स का मसला है। कितना आ रहा है? सही है, हाँ ठीक है, 1822 ना, हाँ फिर सही है। ठीक है, यानी कि 1800 के हज करीब से, ठीक है। और सेकंड बट 29 आ गया वो, ठीक है। चले भाई, अहमद आपका आ रहा है ऑनलाइन? अच्छा बेटा ये लो, जो आज आए सिर्फ ये लो, ये कल लास्ट क्लास के लिए पेपर है, इसमें एक वो है, ये ले इनको। इसमें एक थ्योरी का हैंडआउट है, वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, संभाल के रखिएगा। जी ऑनलाइन अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने किए दोनों सवाल सॉल्व? अच्छा जी, अब ये हो गया सर अप्रेजल का मामला, ठीक है। सर ये हैंडआउट जो भी हम आपको दे रहे हैं, अभी आप कर नहीं सकते ये, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें तो सब चीजें एक साथ पूछी हुई उसने। अभी हम आपको जैसी सारी चीजें करा देंगे, फिर हम आपसे कह देंगे कि अब आप कर लें, ठीक है। तो ये लें, ये दो आप पकड़ा देना। अच्छा जी, तो एनपीवी क्लियर है सर? किसी को एनपीवी में मसला तो बता दें। सही है, कोई सवाल है सर तो पूछ लें। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे आपसे एन्युटी की, तो जरा कुछ उन चीजों को भी देख लेते हैं ताकि फिर आगे चलेंगे तो सीधा हो जाए मामला। देखो एन्युटी का हमने क्या बताया कि अगर कभी इनफ्लो सेम हो और सेम पीरियड पे हो तो हम एन्युटी का फैक्टर यूज कर सकते हैं। ये है एन्युटी, ठीक है। एन्युटी आपके पास आ रही है, सेम अमाउंट, टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए? सेम। अब एन्युटी दो तरह की है, एक एन्युटी एट एंड है और एक एन्युटी ड्यू है। एन्युटी एट एंड का मतलब यह है कि पीरियड एंड होने के बाद ये पैसा मिलेगा, और एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है कि पीरियड स्टार्ट में पैसा मिल जाएगा। तो दोनों एक साथ बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं एन्युटी एंड, अगर आपसे कुछ नहीं कह रहा, जिस तरह इस सवाल में भी हमने किया
उसने बोला हर साल 6,000, 10,000, 4,000, 7,000 मिलेगा। तो सर ये अंडरस्टूड ही एंड पे मिलेगा, हर साल के एंड पे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब ईयर स्टार्ट पे मिलेगा तो खुद लिख के देगा कि एन्युटी ड्यू का वर्ड यूज करेगा, या खुद लिख देगा कैश फ्लोज विल बी अराइज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो आप समझ जाना कि अब ये एन्युटी तो है लेकिन एन्युटी एंड नहीं है, एन्युटी ड्यू है। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले भी लिखवा रहा हूं मैं। पहले फॉर्मूला आप लिख लें सर एन्युटी एंड का, ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है। एन्युटी की दोनों कंडीशन भी लिख लें मेरे पास। ये हमारे काम को थोड़ा फास्ट कर देगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले उन्हें एन्युटी अमाउंट सेम और टाइम इंटरवल सेम। अब याद रखो जब भी एन्युटी एट एंड का हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर एन्युटी ड्यू आ जाए तो कुछ मसला नहीं है। क्या करना है, एक छोटी चीज और करनी है, ये लिख लें जल्दी से बताऊं। डन। सर आपने एन्युटी अगर ड्यू निकालनी है, एडवांस एन्युटी, इसको कुछ ना करें, यही सेम फॉर्मूला यूज करें, इनटू 1 + r। इस पूरे फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1 + r से। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एन्युटी ड्यू। आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही फॉर्मूला यूज करना। एन्युटी ड्यू लोग डिफरेंट तरीके से बताते हैं, सब भूल जाओ, बस ये सबसे आसान है। नॉर्मल एन्युटी एंड वाला फॉर्मूला लगाना, उसको मल्टीप्लाई 1 + r से कर देना बस। ठीक है, ये एन्युटी ड्यू बन जाएगी। चलिए, अब सर नेक्स्ट टूल की तरफ चल रहे हैं हम। ब्रेक करनी है, यही टाइम है, इसके बाद मना कर दो। कॉफी का मिल लिया यहाँ पे है इसके पास, ये इस वाले सी वाले के पास। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वैसे ही पूछ रहा था मैं, कॉफी पता नहीं था। यहाँ पे भी है। Sure. पहला टूल पढ़ लिया हमने एनपीवी, ठीक है। नेक्स्ट टूल इंशाल्लाह आके फिर आईआर पढ़ते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट में आ जाओ, नमाज पढ़नी पढ़ लो या चाय पीनी, जो भी करना कर लो।
हाँ, अच्छा जी। अब नेक्स्ट हमारा अगला जो टूल है जिसकी मदद से हम प्रोजेक्ट को अप्रेज करेंगे सर, वो आपके सामने आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आईआरआर। इस स्लाइड को लिख लिया आप लोगों ने? लिख लें जल्दी से। चले, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सर सेकंड मेजर है। क्या मतलब है पहले जस्ट समझ लें। देखिए आईआरआर जो है ना, ये एक ऐसा मेथड ऑफ अप्रेजल है जिसमें आप एक ऐसा रेट कैलकुलेट करते हैं जिसपे आपकी एनपीवी जीरो। जरा बात समझिएगा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए फंड चाहिए, फंड के लिए कोई सोर्स होगा, सोर्स की कॉस्ट है, ये हम पहली बातें कर चुके हैं। अब अगर कभी ऐसा ना हो कि हम जिस सोर्स से फंड ले रहे हैं वहां की कॉस्ट ज्यादा हो जाए और जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां की रिटर्न कम हो जाए। जैसे कि बैंक आपको बोलता है कि भाई मुझसे मेरे पास पैसा रखवाओ, 8% सूद दूंगा। तो बैंक क्या उस पैसे का करता है? बैंक किसी को आगे रेंडर कर देता है वही अमाउंट 10% पे। जो 2% है वो उसका क्या बन जाता है? स्प्रेड बन जाता है, वो उसका रिटर्न बन जाता है। ऐसे ही ना? तो बैंक ने करना क्या है? 10% रिसीव करना है, 8% पे करना है, तो 2% कमा लेना है बीच में। बड़ा बात समझिएगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप भी इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे कि भाई जिस प्रोजेक्ट को मैं इनहेंस करने जा रहा हूँ या सिलेक्ट करने जा रहा हूँ उसकी कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए मेरे रिटर्न से। इसीलिए हम निकालते हैं आईआरआर। ये एक ऐसा रिटर्न आपको बताता है, ये ऐसा रेट बता देता है कि अगर यू समझे कि आपको एक ब्रेक इवन रेट बता देता है। डिसीजन रूल पड़ेगा, क्या बोल रहा है? इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन द डिस्काउंट रेट सो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आईआरआर तुम्हारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आ जाए, यानी कि तुमने पे करना है 10% और रिटर्न मिल रहा है 15%, यस दिस प्रोजेक्ट इज वाइबल फॉर यू। तो आईआरआर बेसिकली मुझे एक ऐसा रिटर्न निकाल के देता है जिसपे एनपीवी क्या आएगी? जीरो आएगी। करके भी दिखाएंगे हम। एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न निकाल के देता है जिसपे एनपीवी क्या आती है? जीरो। तो उसका कहने का मकसद यह है कि अगर इससे ऊपर रिटर्न मिल जाए तो कर लेना प्रोजेक्ट, इससे कम पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है? इफ आईआर इज ग्रेटर देन द डिस्काउंट रेट या रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिफरेंट नाम है,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, डिस्काउंटेड कॉस्ट रेट, डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब नामों से याद करना होता है, ठीक है। तो कुछ जरा बात समझिएगा, आपने जहां से इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड लिए वो आपको बोल रहा है 10% पे ले लो, और प्रोजेक्ट से कमा रहे हो 15%, तो रिटर्न 15, कॉस्ट 10, यस 5% का फायदा इन्वेस्ट कर लो। यही तो कह रहा है प्रो, इफ रिटर्न IRR इज अ रिटर्न राइट इज greater than discount rate, then accept the project। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर IRR 10% आ रहा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है 8%, तो आपको 2% का प्रॉफिट है, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब IRR का फॉर्मूला है आपके सामने, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव एनपीवी लेंगे। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर आप लॉजिकली सोचें तो कॉस्ट ऑफ फंड, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, ये अगर बढ़े तो मेरी एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। दोबारा सुने, सवाल क्या बोला, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़े तो मेरी एनपीवी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिट कम होगा। आसान भाषा में याद रखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ कॉस्ट ना फॉर यू, तो जैसे जैसे सूद का परसेंटेज बढ़ेगा मेरा रिटर्न क्या होता रहेगा। और एनपीवी याद रखना, एनपीवी क्या है, एनपीवी वो अमाउंट है जिससे तुम्हारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। जैसे अभी तुमने एक प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किया, ठीक है, 25,000 इन्वेस्टमेंट की थी उस पर, और तुम्हें शायद 1800 कुछ नेट एनपीवी आ रही थी, ऐसा ही है 1804। तो ये 1804 क्या शो कर रहा है, ये आपकी नेट वेल्थ में एडिशन शो कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा 25,000 बढ़ के कितना हो जाएगा, 1800 से बढ़ जाएगा। एनपीवी बेसिकली क्या शो करता है, नेट वेल्थ में एडिशन शो करता है, इन्वेस्टर की नेट वेल्थ में क्या एडिशन होगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म में, वो शो करता है एनपीवी। तो अब याद रखो, अगर तुम्हारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि तुम्हें जो कॉस्ट पे करनी है उस फंड के ऊपर वो बढ़ती रहेगी, तो जाहिर सी बात है मेरा रिटर्न क्या होगा, कम। रिटर्न कम होगा तो एनपीवी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एनपीवी क्या हो जाएगी, एक एनपीवी हम ऐसी लेते हैं उस पर नेगेटिव हो रिटर्न, और एक एनपीवी हम पॉजिटिव वाली ले लेंगे, और इन दोनों के एक फॉर्मूले में पुट करेंगे और एक ऐसा बीच का रिटर्न निकालेंगे कि जिसपे आपकी एनपीवी क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। वही रिटर्न को हम क्या कह रहे हैं, IRR। सही है। अब यहाँ देखो, इस स्लाइड को लिखो जरा पहले, फिर सवाल भेज रहा हूँ। अच्छा, उसका डिसीजन रूल क्या था, पॉजिटिव एनपीवी सिलेक्ट कर रहे थे। यहाँ डिसीजन रूल क्या है कि रिटर्न IRR अगर ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। सवाल मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे, जरा देखिएगा। ये साथ साथ आपकी कैप्लान भी हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो मैंने कहा था जैसे कि हम कैप्लान क्लास में साथ साथ करते रहेंगे, मैंने किट के सवाल आपको दे दिए, जैसे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे हम किट भी कर डालेंगे, ठीक है। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह किताब और किट साथ साथ चलती रहेगी। अब जैसे आपके चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें जो है वो एनपीवी के सवाल हमने कर लिए, IRR के कर लेंगे, ये सारे जब कर लेंगे तो फिर किट के सवाल करने के काबिल हो जाएंगे, फिर वो कर लेंगे तो यूं हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक बड़ा पास पेपर का CRQ करेंगे, क्योंकि अप्रेजल का 20 मार्क का CRQ भी आ रहा है ना,
तो हम वो यहाँ पर सिस्टम पे कर लेंगे, बोर्ड पे कर लेंगे, वो देख लेंगे। तो उससे क्या होगा, पास पेपर हम यूं करते रहेंगे और यूं क्लास को हम बढ़ाते रहेंगे। बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, जो हैंडआउट्स हम आपको देते रहेंगे। अच्छा जी, सवाल 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 सवाल, ये रहा। जी 2 सवाल भेज दिए। पहले क्वेश्चन नंबर 9 है फिर 10। पहले 9 कर लें, वो तो सभी कर सकते हैं आराम से, पढ़े गौर से। चैप्टर 3 की रीडिंग करके आनी है आपने, सब लिख लें मेरे पास। ये चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, ठीक है, लिख लें। चैप्टर 3 क्या प्लान जी, उसमें अब इंशाल्लाह रीड करनी, वो कह रहा हूँ ना, पढ़ लेंगे ना। सिर्फ एक थ्योरी पढ़ के आ जाना थोड़ी सी उसकी, ठीक है, समझ आपने पूरा लिया है, सिर्फ पढ़ के आ जाएंगे, थ्योरेटिकल आइटम भी साथ साथ कवर हो जाएंगे। जैसे वो आपसे बोले कि एनपीवी के अजम्पशंस क्या है, तो 2-3 अजम्पशंस है कि भाई कैश फ्लो ईयर स्टार्ट पे भी अराइव हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हमेशा ईयर 0 पे होगी। ठीक है, इस तरीके की छोटी छोटी थ्योरी की चीजें पढ़ के आ जाओगे तो ये दोनों एस्पेक्ट से कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 3 क्या प्लान, ठीक है। जी पहले का आया और क्या आ रहा है। 9 पहले फिर 10। पता नहीं, देखता हूँ। कह रहे हैं सही है, दूसरा भी कर लें।
जी बेटा बता रहा हूँ। IRR का फॉर्मूला कुछ यूं है। अच्छा, अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्मॉल कौन सी है सर? 10%। और हायर, इस पे एनपीवी कितनी है? 10 पे 50। 50,000 फिर ले लूंगा। अच्छा, अब यहाँ देखें -10 है ना, तो बीच में भी माइनस पड़ा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 10। सही है ना? फॉर्मूले का माइनस है, और एक आपने माइनस एनपीवी डाली, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 15% माइनस 10%। चलो कैलकुलेटर से कर लें इसको क्या? ठीक है, देखें यही आ रहा होगा। तूने माइनस वाला गलती कर दी। माइनस एनपीवी फॉर्मूला है ये तो। हाँ, अब ये नहीं मुझे पता, कैलकुलेटर से कर ले। आपने फिर मैथ्स का रूल तोड़ दिया होगा कोई। हाँ सही है, आ रही है मल्टीप्लाई। ये मैथ्स पढ़ानी पड़ेगी भाई मुझे यहाँ पहले। लाओ मुझे कैलकुलेटर कहाँ मेरा? तू कैलकुलेटर से भी नहीं कर पा? इतना खतरनाक नहीं आती मुझे। मैं भी देख लेता हूँ, इसलिए मैंने मंगा लिया कैलकुलेटर। और 50,000 को डिवाइड करूंगा 60,000 से। ठीक है, सिंपल रूल यही है। 50,000 ऊपर है ना, नीचे 60,000 है। सही है, डिवाइड मारा इनटू 5%। क्या ख्याल है ना? 15 माइनस 10 प्लस 10%, 14 पॉइंट। मैं इसका समझ रहा हूँ, इसका पूछ रहा हूँ। ये तो प्लस ही है, ये देखो, वो तो फॉर्मूले में लिखवाया ना मैंने, प्लस ही है, इतना बड़ा बड़ा। हाँ 14.16। चले, अच्छा यहाँ पे तो इसने हमारी जिंदगी पे एहसान किया हुआ था। इसने हमें आईआरआर भी, सॉरी, दोनों एनपीवी निकाल के दी थी, दोनों रेट निकाल के दिए थे। अब आपने कर लिया, नेक्स्ट पढ़े। हाँ मैथ। हाँ एक मिनट, हाँ आप कर लो पहले अपनी, फिर मैं बताऊंगा। ये मैथ्स एनपीवी बी की एनपीवी देख क्या गिवन है, सवाल गौर से पढ़। माइनस की, -10 है। हाँ, जल्दबाजी में पढ़ लो सवाल। सही है, तो बेटा -20 साइन सवा फार्मूले का, और माइनस वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हीरो क्लियर है? चलो नेक्स्ट करो भाई।
ठीक है, अभी देख लेते हैं। आपसे कह रहा है बिजनेस undertake high risk investment and require minimum expected rate of return। अच्छा, अब यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न दीजिए 17%। अब proposed capital investment has the following expected cash flows। पहले तो बड़ा आसानी से कह रहा है कि आप एनपीवी की कैलकुलेट करें 15% पे, फिर 20% पे। एक हायर रेट हो जाएगा और एक लोअर रेट हो जाएगा, सही है। अच्छा, कभी इस तरह आ जाए ना तो इसको करना कुछ यूं है, तरीका बता रहा हूं मैं। यूजिंग एनपीवी यू हैव कैलकुलेटेड टू एस्टिमेट आईआरआर, और फिर रिकमेंड कर देंगे, सही है। 4 स्टेप है हमारे। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एनपीवी। एनपीवी का क्या है, ईयर्स। भाई यहाँ देखो, कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग फैक्टर, और यहाँ पे क्या जगह डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अच्छा, पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर हम यूज करेंगे कितना परसेंट, 15%। फिर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे कितना परसेंट, 20%। फिर क्या आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर कैश फ्लो। ईयर आ रहा है 0, 4 साल है, 1 2 3 4। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 50,000। अब देखो पहला तो 1 ही होगा, है ना, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कितना आ जाएगा, 50। सही है, 20% का भी बन जाएगा, यहाँ देगा 50। अब यहाँ देखो, कभी भी आपको एन्युटी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक बार बार निकालने का पड़ जाए तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। एक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1.15 की पावर -1, 1 प्लस आर की पावर -1 था ना, -1 था। 1 प्लस आर कितना है, 15%, तो 1.15 हो गया। उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो आपका आंसर आ रहा है कितना सर, 0.869, यही आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखो, एक निकाल लेना। अब अगला पता है कैसे निकलेगा, बार बार पावर शावर निकालने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय 1.15 करो, 0.756। हाँ, 1.15 जितना परसेंट हो उसको 1 में ऐड करके डिवाइड कराते रहो। गिवन फैक्टर को डिवाइड मारोगे 1 प्लस रेट, आ रहा है। मैंने निकाला, पहला फैक्टर निकाला 0.869, डिवाइड मारे 1.15 से, 15% रेट है ना, नहीं, फिर डिवाइड मारे 1.15 से, तीसरे साल का आ जाएगा कितना, 0.657, ठीक है। हाँ सही है, 1 डिवाइड बाय 1.15, फिर आ रहा है बेटा कितना, 0.757, सही है। तो अब पता चला बार बार पावर लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक निकाल लें, उसको डिवाइड मारते हैं 1 प्लस आर से, 1 प्लस आर से, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया। अच्छा, कैश फ्लोज गिवन है मुझे 18,000, फिर 25,000, तीसरा है 20,000, और चौथा है 10। अच्छा, चलिए हम मल्टीप्लाई करें, 18,000 इंटू 0.869, 1,1,565। दूसरे का हाँ बिल्कुल, अभी पॉजिटिव आएगी छोटे रेट पे। बड़े जिस तरह रेट बढ़ेगा तो एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी, छोटे रेट पे पॉजिटिव आएगी, बड़े रेट पे नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अभी तो समझाया था। अभी क्या समझाया था कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा एनपीवी कम हो जाएगी। तो 15% से 20 पे जाऊंगा तो यहाँ पे एनपीवी छोटी हो जाएगी, वहां एनपीवी बड़ी आएगी, ठीक है। अच्छा, 3424 सही आ रही, ये पॉजिटिव आ गई, ठीक है।
अब 20% पे रेट कैसे निकालेंगे? 1.2 की पावर -1 करें पहले साल, बोलो है भाई। 20% के ऊपर एन्युटी फैक्टर कैसे निकाला आपने? 1.2 की पावर -1, तो 0.833 आ रहा है, सही है। ये आ गया आपका पहला फैक्टर। अब इसको क्या करते रहो, 1.2 से डिवाइड करते हो, नेक्स्ट ईयर का आता रहेगा 0.694 डिवाइड बाय 1.2, 0.578, 0.48, सही है। 3 डिजिट लिया, ये आ रहा है। आपने पुराने तरीके से किया था, फैक्टर सेम आ रहे हैं। हाँ, अब इसको डायरेक्ट कर लिया करें, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए हमारा। अब क्या करूं सर? ओए भाई, एक गलती पता क्या करती है हमारी मम, ये मैं अक्सर चार्ट बनाता हूँ ना, तो हमारा मासूम स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता है। सर मल्टीप्लाई इसी को करना है, खुदारा खुदारा खुदारा, ये यही मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर यहाँ आएगा फिगर। नहीं, एक मरतबा हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ आंसर सही नहीं आ रहा, क्या किया है? बोले सर वो इसको इससे नहीं कर रहा था, पहले ही डिस्काउंटेड फिगर को मजीद डिस्काउंटेड कर दिया। समझ में आ रही? तो इसीलिए गलती नहीं करना है, मैंने पहले ही बना दिया भाई। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 18,000 इंटू 0.833, 14,994। हाँ ठीक है, चलता है इतना, 15,000। समझ में आई? जैसे ही मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा, मेरी एनपीवी नीचे आ गई। क्यों? कॉस्ट बढ़ गई ना, तो पे ज्यादा करना पड़ेगा, तो रिटर्न तो ऑटोमेटिक नेट प्रॉफिट कम ही होना है। अब इस मरतबा पता ही चलेगा, अगर इस प्रोजेक्ट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी वेल्थ में डिक्रीज आएगा, इंक्रीज नहीं आएगा। कॉपी कर लिया इसको, जल्दी लिख लें इसको। कब है? साढ़े नौ लिखी हुई तो है, 6:30 से 9:30 किसने लिखी है? 9:30 तक ये गलतियां कर रहा है बंदा हमारा। 9:30 लिखी हुई है यार, बहुत गलत ये। इनको चाहिए रोजाना फोन करे तुम लोग, है ना? नहीं, मैं रोजाना जल्दी जल्दी करूंगा ना, कोर्स आखिर में एक हफ्ता और आगे चले जाएगा, फिर नहीं बोलना। जितनी ठंड आप शुरू में मचाएंगे, उतने मसले आखिर में होंगे। अभी लिख ले बात बिल्कुल। ये तो अभी छोटी क्लास है, 4 घंटे की हो जाएगी अभी आने वाले टाइम से, ठीक है। 10 बजे 8:30 साढ़े, कोर्स खत्म नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आंखें बना लो, मुंह बना लो, फिर कोर्स खत्म नहीं होगा, डिटेल में नहीं होगा। आपसे प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, फिर मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ, आप पढ़ के चले आइएगा। आपको क्या आता है मुझे नहीं पता चलेगा। ये दो ऑप्शन है। पहले मैंने पहली क्लास में तंबीह बांधी थी कि आपसे भी करवाऊंगा, खुद भी करूंगा। इससे जब संडे तो, हाँ सर्दियां थोड़ी सी, तो 9:30 में छोड़ दो, ठीक है, 10 नहीं करेंगे। संडे करते हैं, संडे असल में किसी और जगह पे engage है, हर चीज कहीं ना कहीं फिट है। करते हैं इंशाल्लाह जी। आपके भाई आ गए? कोई बात नहीं, भाई को बोले जरा गाड़ी साइड पे लगा के थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल करे, पता भी नहीं चलेगा आधे घंटा कहाँ गया। या इधर ही बुला रहे, मिल जाएगा अभी जाके। बोले आ रहे हैं 10 मिनट में। चलिए, अब आप बोलिए। तो अब सर मैं करने जा रहा हूँ इसका IRR पुट। IRR का फॉर्मूला सर क्या था? A% प्लस लोअर पे एनपीवी माइनस हायर पे एनपीवी इंटू B-A। सही जी, चलिए। तो लोअर रेट है 15% प्लस, इस पे एनपीवी मेरी पॉजिटिव आई थी,
3424 3424 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सही है सर, ये माइनस की एनपीवी है ना 1242, ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में इंटू 5%। बिल्कुल, मैं लिख देता हूँ 20 माइनस 15%। ठीक है जी जी, कोई मसला नहीं है भाई, यहाँ पे बड़े बड़े मसले हैं, पूछते हैं 5% कहाँ से आ गया, पूरे सवाल में नहीं गए। ये सवाल हुए मुझसे, मैं इसलिए डर गया हूँ। एक ही बात, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डिफरेंशियल डालें, असल में डिफरेंशियल ही डालना है। F9 पे पहुंच के भी डिफरेंशियल नहीं डालेंगे तो F19 पे जाके डालेंगे। चले जी, और मुझे एक मिनट करने तो दे, रुक जाओ, कमेंट कर रहे हैं उसपे। यहाँ देखिए सर, अब मैं क्या करूं, सबसे पहले 3 4 और इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का जरा तरीका भी देख लो, मुझे तुम लोग की मैथ से बहुत शक हो गया। +1242 सही है, नीचे वाला पहले ऐड कर लिया। अब क्या करो, 3424 डिवाइडेड बाय आंसर कर लिया। एक ही बात है, अगर आपने पहले ऊपर लेके नीचे ब्रैकेट लगा के, एक ही मसला है, मल्टीप्लाई बाय 0.05 सही है, प्लस 0.15 सही है, तो कितना आ रहा है 18.67। ठीक है, ये तो कंप्लीट, ये लिखो पहले जल्दी से। उफ अल्लाह, ठीक है। अब उसने अंग्रेजी में ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ लो। उसने क्या लिखा है कि मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रिटर्न मिलना चाहिए इस प्रोजेक्ट से कितना 17%, और अपन को वो दे रहा है तकरीबन 18.5%। तो इसका मतलब है मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न है, यस वी कैन टेक दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है 20% से अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सीड करेगी तो फिर मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा रिटर्न उससे कम है। ठीक है, दो आंसर हो सकते हैं। पहला तो बड़ा सिंपल है कि भाई आप लिख देंगे चूंकि उसका मिनिमम रिटर्न 17% था और हमें 18.5% ज्यादा मिल रहा है, तो मैं ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। दूसरा, अगर वो पूछता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दे आपको, फिर बोलेंगे क्या इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे मैं इस प्रोजेक्ट को लूंगा, आप बोलेंगे 15% पे तो आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि 15% कॉस्ट होगी, रिटर्न होगा 18%। ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न 18 हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी 20 हो जाए, तो वो तो आपके रिटर्न को एक्सीड कर रही है, फिर आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो लिख लें एक छोटी सी लाइन। अब देखो यहाँ वहां पर सवालों में पेपर में हर चीज के नंबर है, इस पे आपने अच्छी सी अंग्रेजी लिखनी है कि एज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 17%, as the minimum required rate of return is 17% mentioned in question, and the project is providing us 18.67% return. The project is providing us 18.67% return. So yes, we need to accept the project. अब देखो यहाँ पे दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन, एक 15% और एक, ठीक है, तो अब एक छोटा सा लाइन इसके ऊपर लिख दोगे, इफ cost of capital is 15%, we can also accept the project. Accept the project, but if the cost of capital is 20%, we will reject the project as cost of capital is greater than return. If the cost of capital is 15%, we will accept the project.
ठीक है ना, क्योंकि 15% कॉस्ट होगी और रिटर्न कितना है 18% हमारा ना, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखवाया कि बट इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20% वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन IRR। ठीक है, आप ग्रुप में ऐड हैं, किस नाम से ऐड हैं? तो आपका क्या नाम है? आपका फॉर्म चला गया, क्योंकि मुझे अभी फॉर्म की वो डिटेल बता, आपका फॉर्म नहीं गया, वो जो एडमिशन फॉर्म। हाँ तो वो कल करवाएं ताकि वो फिर हम फाइनलाइज करें। ठीक है, ठीक है, असल में हमने बैच साइज को कंफर्म करना होता है। ठीक है, तो फिर आज यही रोक रहे हैं, लेकिन ये सर रोजाना नहीं होगा, 9:30 भी छोड़ूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि अब भाई को भी बोलिएगा 9:30। यार इस तरह होता है कि अच्छा 6:30 में शुरू नहीं करूंगा क्लास, मैं 6 बजे शुरू कर दूंगा, क्योंकि यार 6:30 शुरू करते करते 6:45 हो जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाएगा ना 6 बजे, पक्की बात है। कोशिश करो 6 का बोलूंगा तो 6:15 में शुरू करूंगा। ठीक है, वरना यार लेट हो रहा है। मैं जो छोटे छोटे जो 15-15-20 में आधे घंटे का खत्म खराब होगा ना हमारा, ये मिलके बनेंगे आखिर में 10 घंटे, और वो 10 घंटे अगले हफ्ते जाएंगे, फिर आपको फील होगी यार कि एक हफ्ता लेट हो गया कोर्स। तो वो फील इसलिए होगा कि पीछे आपने खुद छुट्टियां मारी हैं आधा आधा घंटा लेट, उसको फिर याद रखिएगा। ठीक है, चलें आज की क्लास यहीं तक है। इंशाल्लाह चैप्टर 3 को आप काफी हद तक पढ़ के आ सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ा दिया इस बेस कल तक पढ़ा, कल ये क्लास चैप्टर 3 आप शुरू के 6-8 पेज तो पढ़ सकते हैं आराम से, जितना पढ़ा है उसमें सब लिखा हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।